अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ आज डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और You're आज हम welcome. You're सर welcome. आज हम बात करेंगे वॉर ऑफ टेरर की। पाकिस्तान ने हमेशा से कहा है कि जी हम वॉर ऑफ टेरर करते रहे हैं, लेकिन साथ ही पाकिस्तान पे डिफरेंट तरफ से जो है वो कहना चाहिए कि एलिगेशंस भी लगी हैं कि इन्होंने सपोर्ट किया है, फंडिंग की है, बहुत से लोग यहाँ से पकड़े भी गए हैं। और साथ ही जैसे आपको मालूम है कि एहसानुल्लाह एहसान का नाम भी लिया गया, जिसने स्कूल के बच्चों को मार डाला, उसके बाद उसे गायब कर दिया गया। वो कहाँ गया अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। और इसी तरह से उसामा बिन लादेन यहाँ से मिला, वो यहाँ से क्यों मिला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि यहाँ के लोग भी अब पूछने लगे हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में हम हैं और शायद कल उसकी कोई सिटिंग हो रही है और हम उसमें ग्रे लिस्ट से निकल पाएंगे या नहीं। ग्रे लिस्ट में भी हम इसी तरह के टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हैं। तो सर आप किस तरह देखते हैं इन सब चीज को? और साथ ही लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि परवेज मुशर्रफ ने कहा एक बार कि जी उसका उसामा बिन लादेन वो तो हमारा हीरो है। तो जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है उसे हम हीरो मानते हैं। और हमारे यहाँ आपको पता है हाफिज सईद, मसूद अजहर और ये सब लोग यहीं से क्यों निकलते हैं? बात ये है कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना, कि एंड ऑफ 70s अर्ली 80s में पाकिस्तान को US और सऊदी फंडिंग बीच में, चाइना भी था और भी कई मुल्क आ गए थे। इन्होंने इनके जरिए बेसिकली अफगानिस्तान में वहाँ की हुकूमत और सोवियत रेड आर्मी जो उनकी मदद के लिए आई हुई थी, उनके खिलाफ इन्होंने सो कॉल्ड एक जिहाद करवाया। सो कॉल्ड मैं इसलिए कहता हूँ कि जिहाद की थ्योरी, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, वो इस्लामिक स्टेट ही डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन जहाँ पे फंडिंग ही आपको अमेरिका से आ रही है और बाकी कई मुल्कों से, इंक्लूडिंग चाइना, तो वो इस्लामिक जिहाद तो ना हुआ। लेकिन खैर उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। सोवियत यूनियन को वहाँ से जाना पड़ा और पाकिस्तान की ISI और आर्मी जो इन्वॉल्व थी, उसका बड़ा नाम हुआ दुनिया के अंदर कि इन्होंने इस कॉन्डक्ट में कामयाबी से हिस्सा लिया। और इस दौरान आर्मामेंट भी बहुत आए और पैसा भी बहुत आया, जिससे इकोनॉमी के अंदर लगा कि बड़ी, वो क्या कहते हैं, ग्रोथ हो रही है। हालांकि वो फॉरेन क्या कहते हैं, US डॉलर्स की वजह से वो सारा कुछ हो रहा था। खैर, अब एक ऐसी सोवियत यूनियन को वहां से मजबूर करना कि वो निकल जाए अफगानिस्तान से, और उसमें पाकिस्तान का फ्रंट लाइन पे ये सारी जो इन्होंने कामयाबी हासिल की, तो इनको ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया कि हम दुनिया की हर आर्मी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। बाद में अमेरिका ने विड्रॉ जब किया तो वहाँ पे एक सिविल वॉर हुई। उस सिविल वॉर के अंदर जो कामयाब हुए वो तालिबान हुए, और तालिबान जो हैं वो पाकिस्तानी स्टेट और शायद सऊदी अरेबिया और एक दो मुल्कों ने उन्हें कबूल किया। लेकिन उससे और ज़्यादा तकवीत हुई पाकिस्तान की, ये जो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट को, कि हमारा जो वेट है ना इस इलाके में वो बहुत बढ़ गया है। उसे कहते हैं क्लाउट, पॉलिटिकल क्लाउट। इन्होंने उसी दौरान इंडियन कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के लिए लोग भेजने शुरू कर दिए, और चंदे जो हैं वो हर जगह जुम्मे के दिन और दुकानों पे कलेक्ट होते थे।
लश्कर तैयबा के लिए, जैश ए मोहम्मद के लिए और बाकी कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। लेकिन जब अल-कायदा के जो मेंबर्स थे वो ज़्यादा अरब थे, जो सो कॉल्ड अफगान जिहाद के दौरान पेशावर में लाए गए और वहाँ पे ट्रेन किए गए। बाद में वो अफगानिस्तान चले गए और वहाँ से उन्होंने वो 9/11 की टेररिस्ट अटैक्स किए अमेरिका पे। उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बुश का एक मशहूर स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वॉर ऑन टेरर, और पाकिस्तान को कहा कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, तो यू हैव टू चूज योर साइड्स। तो मुशर्रफ साहब ने, प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा कि वी विल सपोर्ट यू, और ही जॉइंड द वॉर ऑन टेरर। तो जो तालिबान है, जिनको पहले अमेरिकन भी फ्रीडम फाइटर कहते थे, वो अब टेररिस्ट हो गए, और उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका की साइड ली। तो फिर वहां से वो जो है वॉर ऑफ टेरर का हमें एक बहुत बड़ा, वो क्या कहते हैं, उठाना पड़ा। यू हैव टू पे डेयरली फॉर दैट। हाँ जी, खमियाजा कहना चाहिए, उठाना पड़ा, क्योंकि फिर तालिबान का वो ग्रुप जो इसके बिल्कुल खिलाफ था, वो उसने बहुत टेररिज्म की पाकिस्तान में। लश्कर तैयबा जो कि देवबंदी नहीं है, वो अहले हदीस है, उनका काम पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ इस किस्म की टेररिज्म का। वो बेसिकली इंडिया और कश्मीर के अंदर हुआ। साथ साथ उसका एक विंग एंटी शिया जो थी ना, लश्कर जंगवी, और इसके अंदर भी ये वो इन्वॉल्व हो गए। तो सेक्टेरियनिज्म के वो लोग इन्वॉल्व हो गए। उधर से ईरान ने अपने लोगों को भी सपोर्ट किया, लेकिन जाहिर है जहाँ पे सुन्नी मेजॉरिटी हो और स्टेट भी इनको सपोर्ट करती हो, तो वो जो शिया मिलिटेंसी है वो कुछ देर के बाद ठंडी पड़ गई। लेकिन इन्होंने फिर वो वॉर ऑफ टेरर जो की है, उसके अंदर सेक्टेरियनिज्म भी की, और फिर पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर हमले उन्होंने किए। और तो और लाहौर के अंदर FIA का जो दफ्तर है वो उड़ा दिया गया, और क्रिकेट मैचेस के अंदर इन्होंने जो सेलोन की आई हुई थी श्रीलंका की, वहां पे इन्होंने ये किया। ये GHQ में भी घुस गए, और वहां पे इन्होंने जाके शायद कुछ लोग भी हमारे मार दिए, इंक्लूडिंग ए ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, बट आई एम नॉट श्योर। मेरी किताब में ये सारी डिटेल्स हैं, सबको एकदम याद नहीं रहती बात करते हुए। तो वॉर ऑफ टेरर का अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ कि 70,000 प्लस पाकिस्तानी लोग मारे गए। सेक्टेरियन किलिंग एक तरफ क्या है, लेकिन ये आम लोग हैं जो कोई बाजार में औरतें गई हैं कुछ खरीदो फरोख्त करने, वो भी विक्टिम हो गई। पुलिस के लोग भी मारे गए, फौज के लोग भी मारे गए, चलते हुए पेडेस्ट्रियन भी मारे गए। तो कोई भी सेफ ना रहा उस दौरान इस वॉर ऑफ टेरर की वजह से। तो बहुत जानी नुकसान हमारा हुआ, और माली नुकसान भी बहुत हुआ। तो वॉर ऑफ टेरर, और वॉर ऑफ टेरर का एक और भी है कि कुछ ये जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, वो पाकिस्तान में आके ट्रेनिंग लेते रहे। एक तो कश्मीरी मुजाहिदीन लेते रहे ना, लेकिन कुछ इंग्लैंड बेस्ड ग्रुप भी आए और बाकी भी आए जिन्होंने यूरोप में जाके टेररिज्म की। तो तब से पाकिस्तान को एक एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म कहा गया, और इसे रोग स्टेट कहा गया, इसे डीप स्टेट कहा गया, स्टेट विद इन अ स्टेट कहा गया। तो वॉर ऑफ टेरर ने हमारा सत्यानाश कर दिया। हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन बहुत बुरी तरह उससे मजरूह हुई, और हमारी अंदर जो एक अमन था उससे
ब्रूटलाइजेशन ऑफ सेंसिबिलिटीज भी हुई। उन्होंने सर जाके एक सर एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पर आके डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे आप कह रहे हैं कि वो टेररिज्म की ट्रेनिंग लेते रहे, लोगों पे हमले करने की ट्रेनिंग लेते रहे, क्यों लेने दी हमने रोका क्यों नहीं उस चीज को, हमने क्यों इनकरेज क्यों किया? और दूसरा ये कि ये मसूद अजहर हो गया और ये हाफिज सईद, ये धमकियां लगाते रहे, खुलेआम बोलते रहे ये कुछ भी, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया, उसके बाद फिर ये निकल कर आ गए, फिर बैन किया गया, बहुत दफा पकड़ा गया, हाफिज सईद को बंद किया गया, फिर निकल के आ गया। ये सब चीजें कैसे हुई? और दूसरा ये जो उसामा बिन लादेन का था, एक तरफ हम कहते हैं हमें पता ही नहीं था, ऊपर से किसी और ने ढूंढा। अगर हमें पता नहीं था तो ये भी हमारी एजेंसीज का फेलियर है कि उन्हें पता क्यों नहीं था, कितने साल वो यहाँ रहा है। और अगर पता था तो भी हमारा फेलियर है कि हमें पता था और हमने उसको रहने दिया। तो ये सब चीजें जो हैं ये तो हमारी ही गलती की तरफ इशारा करती है ना, तो हम कैसे बचेंगे उससे? फिर उसकी वजह है कि शायद जिसे हम कहते हैं डीप स्टेट, ये एक वो क्या कहते हैं, ये एक जेनेरिक नाम है, यानी हर चीज को कवर कर देता है। लेकिन डीप स्टेट के अंदर कितनी डीप स्टेट्स हैं ये तो हमें नहीं ना पता। कहा जाता है कि आईएसआई का और जो बाकी है, जो बाकी एजेंसीज हैं, उनकी राइवलरी होती है, तो एक दूसरे के साथ वो राइवलरीज भी हो सकती हैं। और रिटायर्ड जो इनके अपना है ऑपरेटिव्स, उनका भी इन्फ्लुएंस बहुत देर तक रहा है। तो कितनी दफा स्टेट ने हुक्म दिया कि आप ये जाके करें, और कितनी दफा स्टेट के अंदर रोग एलिमेंट्स ने मदद की इनकी कि स्टेट के खिलाफ ही आप जाके ये एक्शन करें और लोगों पे करें। इसका तो राज कभी बाहर नहीं आएगा जब तक ये लोग खुद नहीं बताएंगे। लेकिन अमलन तो यही हुआ ना। हम तो अमलन देखते हैं क्या हुआ। इंटरनेशनल लॉ में एक असूल है कि आपके मुल्क से अगर कोई जाके कहीं भी कोई करता है ना टेररिज्म, तो आपका मुल्क जो है रिस्पॉन्सिबल गिना जाता है। दुनिया की बाकी टेररिस्ट सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज भी करती हैं, और जब वो करती हैं तो इल्ज़ाम फिर रॉ का इल्ज़ाम इंडियन गवर्नमेंट पे लगता है ना। लेकिन उन्होंने इस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर नहीं पाले हुए जो पाकिस्तान के अंदर आके करें। जो भी उनके लोग करते हैं वो रॉ के ही होते हैं, जब भी आप कह सकते हैं कि हो। हमारे यहाँ तो इन्होंने ये नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए थे। लश्कर तैयबा इज वेल नोन, जैश ए मोहम्मद, और इनका दबदबा आप इनको महल अंदर भी कर दिया तो फिर भी इनकी मौज ही होगी वहां पे। यानी अब ये डैनियल पर्ल के जो वो था मेन जिसको पकड़ा गया था, उसको नहीं सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। तो ये कहां पे ये हैं इनके कनेक्शंस कि ये लोग अपने बचा लेते हैं, छुपा लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं, तो वो उनकी अपनी हुकूमत चलती ही रहती है। बात सिर्फ ये है कि सारी दुनिया में ये करने के बाद पाकिस्तान की जो होती है ना इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, वो जीरो है। और यही मैं कहता हूं, कश्मीर पे आप इतना शोर मचाते हैं, कभी आप ये देखें कि कश्मीर पे तो तनकीद कभी कभी इंडिया पे होती है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट्स में आपका जो ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज है, ये है वो है, आपकी अपनी ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स देख लें, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हर साल पता लगती हैं कि कितने लोगों को इन्होंने यानी विजिलेंटी ग्रुप्स ने मार दिया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लोगों की अटैक की हैं। तो अब ये सारी चीज़ें दुनिया को तो पता है, हमें भी पता है, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं या कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ये भी स्टेट का एक फेलियर है। मुझसे लोग बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। मैं फिर भी बचा लेता हूं, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी डेफिनेटली, बट फेल्ड स्टेट तो अभी नहीं है।
लोग दफ्तर जाते हैं, घर आते हैं, उनको सैलरीज मिलती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी भी चल रही है। लेकिन फेल्ड स्टेट के जो होते हैं ना करेक्टरिस्टिक्स, उसमें ये भी होता है कि उसके टेरिटरी से या उसकी टेरिटरी में ऐसी एक्टिविटीज हों जो कानून के खिलाफ हैं और जो क्राइम्स हैं, और वो उन्हें कंट्रोल ना कर सकें, तो इट इज अ फेलिंग स्टेट इफ इट इज नॉट अ फेल्ड स्टेट। सर एक चीज और यहाँ पे देखिए, इतने सालों में चेंज होती हुई, या जैसे आप समझें कि लोग जो हैं, अब इवन हमारे मिनिस्टर तक, शेख रशीद साहब तक कह दिया कि जी मैं इंडिया में न्यूक्लियर बॉम्ब मार दूंगा, पाओ पाओ के उन्होंने कोई बनाया, आपको पता है। तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ जो हिंदू हैं या सिख हैं उनको हिट करेगा और मुस्लिम्स को नहीं करेगा। तो ये तो खैर शेख रशीद साहब की अजीब अजीब स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत तेजी से यहाँ पे डेवलप होती देखी पाकिस्तान में, कि किसी भी दूसरे रिलीजन के इंसान को बर्दाश्त करना जीरो पे चला जा चुका है, चाहे वो किसी दूसरी कंट्री का ही हो। लेकिन ये चीज पहले नहीं थी, लेकिन अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसमें आपको पता है ब्लास्फेमी लॉ और ये वो बना के उनको मार देना एक आम सी बात है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये भी तो टेररिज्म में ही आएगा ना, ये भी तो इंतहा पसंदी और उस सब में शामिल हो जाएगी चीज। बात यह है कि पाकिस्तान ने कभी अपनी प्रायोरिटीज कभी सही तरह इस्टेब्लिश नहीं की। एक तो ये थर्ड वर्ल्ड स्टेट है, इसकी इंडस्ट्रियल बेस बहुत कमजोर है या है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा टेक्सटाइल का कपड़ा कुछ बनता है, ये वो, बाकी तो सारी चीजें ये इंपोर्ट करते हैं। हाँ, इन्होंने शॉर्टकट करके अपने वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया हुआ है, और कुछ ये आर्मामेंट भी अब बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये एक अजीब किस्म की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। आर्मामेंट इज द लास्ट थिंग यू प्रोड्यूस, फर्स्ट यू प्रोड्यूस गुड्स यू सेल इन द मार्केट। दुनिया की मार्केट कैप्चर आप करते हैं, वहां से ग्रोथ होती है, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको और मजबूत करते हैं। यहां पे तो इसके बरक्स हुआ है। इस स्टेट का सारा फिक्सेशन इंडिया से एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट में यकीन रखने पे है कि कुछ भी हो जाए, इंडिया हमें खत्म करने के लिए तैयार है। अब हमने ये शो भी किया है, आपके साथ भी आपकी टॉक्स में ये हो गया है कि सारी जंगें तो हमने शुरू की हैं। तो प्रैक्टिकली ये तो बात सही नहीं ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का कोई प्रोग्राम नहीं होगा पाकिस्तान को अटैक करने का, जरूर होगा, और अगर ना होगा तो वो बड़े नालायक हैं। लेकिन वो तब ही होगा जब वो देखेंगे कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो हम खतरे में डाल रहे हैं। उससे पहले वो बेवकूफ तो नहीं है, हम तो खासे बेवकूफ हैं। मेरी किताब के पहले 2 चैप्टर आप पढ़ लें, वो पूरी किताब, बाकी जो है वो तो डिटेल्स है ना उसको शो करने के अंदर। भूखों नंगों की एक रियासत बनी, आपने थोड़ी सी तरक्की भी की अयूब खान के दौर में, आपकी छोटी सी इंडस्ट्रीज भी लगी, फिर आपने कश्मीर का 65 जंग शुरू कर दिया, उसके बाद 71 में इलेक्शन करवा के अपना मुल्क भी तोड़ दिया, उसके बाद कारगिल कर दिया जब वहां के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं और आपने एक वादा किया कि हम अमन से सारा। तो व्हाट कैन आई से, इंडिविजुअली आप इन्हें अगर मिलें मुशर्रफ को, या दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बड़ी खूब बात करते हैं। मैंने आईएसआई के 4 हेड जो हैं उनसे इंटरव्यू किया, 3 अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया। बात करने में दे आर थोरो जेंटलमैन, कल्चर्ड लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं और अकल की बात करते हैं। लेकिन मजमूई तौर पे एज अ होता है ना सोच कि अपने मुल्क को कैसे तरक्की दिलानी है, आगे बढ़ाना है, उसमें अमन इंडिया के साथ कायम करना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। खैर, अगर मोदी आज इसके लिए तैयार नहीं है तो कल को कोई और हुकूमत तैयार हो सकती है। मैं ये लेकिन सर अगर सर इतने अक्लमंद हैं, आपको लगते हैं परवेज मुशर्रफ साहब, तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि उसामा बिन लादेन तो हमारा हीरो है? हाँ, ये इसे कहते हैं लूज टॉक। ये लोग ट्रेंड नहीं है एज अ पॉलिटिशियन।
पॉलिटिशियन की जुबान ही तो उसका कमाल होता है, मुंह से जो बात निकल जाए वो तो गई। तो ये लूज टॉक होती है इनकी। आपने वो कहते हैं, वो कहेंगे कि हाँ वो बोलेंगे जिहादी हमने तैयार किए, परवेज मुशर्रफ ने कहा हमने जिहादी तैयार, हमने ट्रेनिंग दी, हमने वहां पे भेजा हमला करने के लिए। अजीब अजीब बातें। खान साहब ने वहां पे यूनाइटेड नेशंस में जब गए थे लास्ट ईयर तो नहीं था कह दिया कि ये सारे हमने तैयार किए थे, हालांकि तब तक हमने कहना शुरू कर दिया था हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो तो खान साहब ने कह दिया, मुशर्रफ की बात आप क्या कर रहे हैं? आई थिंक दे हैव ये, क्योंकि देखें पॉलिटिशियन जो होता है ना, जो मंझा हुआ पॉलिटिशियन होता है, वो बार बार उसने ट्राई किया होता है और उसे पता होता है कौन सी बात मैंने करनी है कौन सी नहीं करनी है। दिल में उसके जो भी शैतान हो वो अंदर ही रखता है। लेकिन अगर आपने वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग ही ना ली हो, ग्रूमिंग ही ना ली हो कि आप लोगों का मिजाज समझ के बात करें, तो फिर लूज टॉक ही आप करेंगे ना। तो जब मुझे मिलते हैं तो तब तो इनकी जो बेस्ट एजुकेशन है वो उनके, क्योंकि मैं वहां एक प्रोफेसर के तौर पे बैठा होता हूं, मेरे साथ तो नॉनसेंस बात नहीं हो सकती। सो दे आर एट द बेस्ट व्हेन दे टॉक टू एन एजुकेटेड मैन। और खास तौर पे जब कोई यूरोपियन आ जाते हैं तो ये बहुत ही कल्चर्ड बातें करते हैं और वो बड़ा अच्छा एक इंप्रेशन लेके जाते हैं। तो इन्हें बात तो करनी आती है, लेकिन इनका होता है एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मैंने बार बार ये कहा है और कोशिश की है समझाने की, वो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। आई से पाकिस्तान इज देयर, 220 मिलियन इज अ हेल लॉट ऑफ पीपल। ओके, आपको इंडिया से इतना डर है, न्यूक्लियर मैं पावर या वेपन्स के खिलाफ हूं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया रखता है तो आप भी रखना चाहते हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन इसकी कोई इंतहा भी तो होनी चाहिए ना। आप उसी के अंदर अपने सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं, आपको भी पता है कि ये कभी नहीं चलनी है, और जब चल जाएंगी तो ना उधर आप कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं और ना अपनी तरफ आप अपने लोगों को बचा सकेंगे जो काउंटर अटैक होगा। तो ये सारे वेपन जो हैं ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए हैं। अगर इनको अकल हो, इंडिया और पाकिस्तान के ये बैठ के फैसला कर लें कि हमारी गुर्बत, हमारी बैकवर्डनेस इतनी ज्यादा है कि हम मिल के इस इलाके में अमन कायम करें, अपनी अपनी सॉवरेंटी को भी कायम रखें ताकि कोई बाहर से आके हम पे अटैक ना करे, और बाकी काम ये करें अपने कंस्ट्रक्टिव। तो ये तो इन्होंने कभी किया नहीं और मेरे कहने पे तो ये करेंगे नहीं। और आपके प्रोग्राम देख के शायद आई होप कोई ये आपकी बात सुन ले, मेरी तो नहीं सुनी इन्होंने कभी। सर एक चीज और है कि जो लोग, यानी अभी अगेन फिर मैं शेख रशीद साहब का नाम लूंगी, शेख रशीद साहब ने अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर इन लोगों ने टीयर गैस शेलिंग की थी और कहने लगे हम चेक कर रहे थे, बहुत दिनों से ये टीयर गैस शेलिंग पड़ी हुई थी तो हमने कहा चला के देखते हैं कि चलती भी है कि नहीं। ऐसे दिमाग के लोगों के हाथ में अगर आप न्यूक्लियर एसिड्स दे देंगे तो वो तो किसी वक्त वो भी चला लेंगे कि इतने सालों से रखा हुआ है, पता नहीं जंगी ना लग गया, चलता भी है कि नहीं। इतने बेवकूफ नहीं है मेहल, जिसके पास भी वो है ना उसका कोड ये वो, उन्हें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। वो इस किस्म के शेख रशीद, मैं जब गॉर्डन कॉलेज में पढ़ाता था तो ये मेरी क्लास में आके बैठते रहे हैं। आई डोंट थिंक ही रिमेंबर्स मी बिकॉज आई वाज देयर फॉर अ ईयर एंड अ हाफ। ये कई साल फेल हो के, तो ये प्रोफेशनल स्टूडेंट लीडर थे ना। लेकिन मुझे इतना ही याद है मेरे साथ बड़ी एहतराम और इज्जत से पेश आते थे। ही डजंट रिमेंबर मी, मैं तो थोड़ी देर के लिए था, बट आई रिमेंबर हिम। और इनकी वो सारी जो नेटवर्क थी, तो ये भी कोई पॉलिटिकल लीडर वैसे तो नहीं ना रहे, ये तो वो स्टूडेंट लीडर जो होते हैं जिनका काम ही एजिटेशन होता है, वो वाले लीडर हैं। मैं बात कर रहा हूं सीजन्ड पॉलिटिशियंस की, जो आप कम से कम जब इंडियन कांग्रेस होती थी उनकी लीडरशिप बड़ी सोच समझ के बात करती थी। अब तो बीजेपी के भी मिनिस्टर भी बेहुदा बातें कर देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ, देखें ये मानना पड़ेगा, अंग्रेज के दौर के जो तैयार लोग थे ना, एजुकेटेड, उनकी सोफिस्टिकेशन और थी।
आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन आज़ादी को एक प्रोग्रेसिव तरीके से इस्तेमाल करना भी तो एक लेवल ऑफ कल्चर की बात है ना। अगर माजे साजे के पास आपकी वो आ जाए पूरी सियासत, तो वो तो यही बातें करेंगे। ये माजा साजा पंजाबी में है, वो जो पहलवान टाइप लोग नहीं होते हैं, वो एक तहमत सी, वो क्या कहते हैं, लंगोटा बांधा हुआ, और वो ललकारते फिरते हैं लोगों को। ये माजे साजे की सियासत है, ये बातें भी माजे साजे की हैं। जाहिर है जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, और इससे कोई इंप्रेस नहीं होता। शेख साहब इज द मिनिस्टर, लोगों को अम्यूज करना उनका कोई काम नहीं है, उनको लोगों से अपनी बात का वेट बनाना है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि यही हो, तो व्हाट कैन आई से। मेरे तो वो स्टूडेंट रहे हैं, तो आई रिमेंबर हिम कि मेरे साथ जितना भी वो इंटरेक्ट किया उन्होंने बहुत मुनासिब तरीके से किया है। हालांकि मैं लेफ्ट का आदमी था, ये राइट के थे, बट एज अ टीचर मेरी क्लास में जब आ जाते थे तो ही वॉज वेरी पोलाइट। तो सच बोलना चाहिए, व्हाट आई एम सेइंग, ये एक मिनिस्टर की एक तर्ज बात करने की तरीका ही नहीं है। अब बात तो है कि व्हाई डज इमरान खान कीप हिम एज अ मिनिस्टर, ये नहीं है सवाल। वो तो खैर सर, इमरान खान ने तो जो कुछ कहा था उसका सब उल्टा करते जा रहे हैं वो। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये एफएटीएफ जैसे आ रहा है, जब एफएटीएफ आता है ये हाफिज सईद और इस तरह के कई लोगों को पकड़ के बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा छोड़ देते हैं, या जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से इनके पास पावर आती है, ये लोग इनके काबू में नहीं आते। तो इस तरह से तो सर काम नहीं चलेगा कि 10 दिन के लिए बंद कर दिया और फिर छोड़ दिया। फिर एफएटीएफ वाले भी कोई दिमाग से खाली तो बैठे हुए नहीं है कि वो ये सब कुछ ना देख पाए। लेकिन ये पावर आती कहाँ से है इन लोगों के पास, ये जो इंतहा पसंद है? ये करप्टेड सिस्टम है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, ये एंटी इंटेलेक्चुअल सिस्टम है, ये फ्रीडम ऑफ थॉट को सप्रेस करता है। जब आप फ्रीडम ऑफ थॉट को सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेशन को करेंगे, तो वहां से फिर कंस्पिरेटोरियल थियरीज आ जाएंगी, क्योंकि लोग कोई एक्सप्लेनेशन तो चाहते हैं ना। तो अगर आप फैक्ट्स को नहीं लाएंगे और लोगों के अंदर एक बेइत्मीनानी होगी, तो कंस्पिरेसी थियरीज का बाजार जो है वो गर्म हो जाएगा। उसमें हर किस्म की कंस्पिरेसी चल जाती है। कुरान की एक ऐसी वर्स भी ये ले आते हैं कि ज्यूज और क्रिश्चियंस आपके दोस्त नहीं होते, हालांकि कुरान की बाकी वर्सेस भी हैं। मैं तो एग्जांपल देता हूं कि रसूल अल्लाह जब मक्का में थे और उन पे जबर हो रहा था, तो उन्होंने खुद अपने फॉलोअर्स को हजरत उस्मान के जरिए और कुछ और लोगों के जरिए एबिसिनिया भेजा था, हब्श में, कि वहां का जो रूलर है क्रिश्चियन, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो फिर आपके बुरे वक्त में तो वो आपके काम भी आए। और अब भी जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, तो सारी इकोनॉमिक और मिलिट्री एड तो इनके पास वेस्ट से ही आई है ना। और यहूदियों ने तो हमारा कुछ नहीं लिया, अरबों के साथ उन्होंने जो ज्यादती की है इजरायलियों ने, वो एक और बात है। और उसमें हम समझते हैं कि फलस्तीनियों का हकूक को अगर इजरायली रिस्पेक्ट करें तो हम उनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहूदियों के साथ तो क्रिश्चियंस ने बड़ा जुल्म किया है, समझ गए आप। और हिंदुओं के ऊपर तो हमने हुकूमत की है, उन्होंने हमारे साथ कौन सा जुल्म किया है। वो उन्होंने उनकी एक नॉनसेंस किस्म की कास्ट वो पोल्यूशन थी, तो वो भी उन्होंने खत्म कर दी आजाद होने के बाद, कानून बना के खत्म कर दिया ना। अनटचेबिलिटी को उन्होंने इलीगल करार दे दिया है। तो लोगों के अंदर खराबी होती है, वो उनको ठीक भी कर लेते हैं। हम अपनी खराबियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, उसे हम सर हम मानते ही नहीं ना सर। हम मानेंगे तो हम उसको ठीक करेंगे, हम तो उसको गलत समझते ही नहीं है। हम तो मानते ही नहीं है, अब तो कभी नहीं मानते। पर सर अभी रिसेंटली भी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें छोटे छोटे बच्चे 5-6 खड़े हुए थे और सबके हाथ में तलवार थी, और सब ये कह रहे थे कि हम जो मतलब काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हम उनकी गर्दनें उड़ा देंगे। ये हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, और अभी इस दौर में ये सिखा रहे हैं। तो पहले तो पता जी, इन्हें ये नहीं पता कि जो लोग तलवार लेके जाएंगे वो पहली दफा गोली उनको लग जाएगी। तलवार से जंग का दौर खत्म हो गया है। और आज नहीं,
मगर सर ये नफरत क्यों हम जहनों में भरे हैं? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मतलब नफरत देखे, नफरत वही करता है जिसके अंदर अमन ना हो। आप अगर खुद सेटिस्फाइड हैं, आपके अंदर प्यार है, मोहब्बत है, तो नफरत करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। नफरत कभी कभी इंसान करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा कोई बहुत दिल दुखाए, मुझे कोई कुछ करे, तो उससे मुझे नफरत हो जाएगी। लेकिन मेरी नफरत में ही सारी जिंदगी गुजर जाए बगैर वजह के, तो उसकी तो ये है कि मेरे अंदर कोई पॉजिटिव क्वालिटीज है ही नहीं। तो ये जो बच्चों को सिखा रहे हैं, ये एक डिफीटेड सिविलाइजेशन की निशानी है। ये एक कॉन्फिडेंट सिविलाइजेशन तो नहीं ना करती। अमेरिका ने सारी दुनिया से स्टूडेंट बुलाते हैं, उनको अपनी फैमिलीज के साथ रखते हैं ताकि गुडविल हो, लेकिन सारी दुनिया के अंदर मिलिट्री पावर उनके पास है, लेकिन वो इस तरह भोंडे तरीके से ना किसी को तंग नहीं करते, बल्कि वो गुडविल गेन करते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं, तो हम लोगों को तलवारें सिखा रहे हैं कि तलवारों का कल्चर आप बनाएं। ये एक सेंस ऑफ डिफीट है, ये कोई प्राइड वाली बात है ही नहीं है। ये आप कमजोरी समझे, ये आप ताकत ना समझे। जो ताकतवर होता है वो अपना हथियार जो है उनका नुमाइश नहीं कर रहा होता। नुमाइश का मतलब है कि हाँ ये मेरे पास है। हालांकि सर होना तो ये चाहिए ना कि हर मजहब की रिस्पेक्ट करनी सिखानी चाहिए बच्चों को। हर मजहब बात ये है, जिस दिन समझ में आना चाहिए बच्चों के। इतने काबिल हो जाएं तो खैर क्या ही बात है। जब बड़े ही ऐसे हैं जो उल्टी बातें करते हैं तो बच्चों ने क्या सीखना है। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने हमें ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया जी। और आप पता नहीं, मैं तो बाद में कमेंट्स नहीं पढ़ता क्योंकि कुछ लोग ऐसे गालियां गुलियां लिखना शुरू कर देते हैं। और सो आई डू इट एज अ सर्विस एंड आई हैव एन ओपिनियन, और आप यू वांट इट एंड आई शेयर इट विथ यू बिकॉज आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग आई कैन डू। गुड लक एंड कीप डूइंग दिस। All the best. थैंक यू सो मच सर। सर ये जो लोग उल्टा सीधा लिख रहे होते हैं उनकी बिल्कुल परवाह ना किया करें, इसलिए कि इस तरह के लोग तो निकलते रहेंगे। मैं भी नहीं देखती, मैंने भी वो नोटिफिकेशन ही बंद कर दिया है। अच्छा किया। तो जो लिखना है लिखते रहे। हर एक कोई अपना राय रखता है, लेकिन तमीज से बात करनी नहीं आती तो फिर मैं ना पढ़ती हूँ और ना मैं रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू। You're welcome. All the best. थैंक यू।